नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की महामारी लगातार बहुत ही व्यापक रुख अख्तियार करती जा रही है और दुनिया भर में अब तक की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि ये आंकड़ा तकरीबन 36 लाख के आसपास पहुंच चुका है और 2,52,000 लोग अब तक पूरी दुनिया में मारे जा चुके हैं। ये दुनिया भर का आंकड़ा है। अमेरिका, यूरोप, रूस, ईरान और भारत जैसे मुल्क और ईस्ट एशिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस का बड़ा व्यापक कहर चल रहा है। इन दिनों एक अच्छी खबर आई न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड लगभग कोरोना मुक्त हो गया है और वहाँ की प्रधानमंत्री ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी की है और वहाँ पर लॉकडाउन हटा दिया गया है ऑलमोस्ट, और वहाँ लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी कमोबेश यही आसार हैं, लेकिन सर्वाधिक कहर जो देखने को मिल रहा है वो रूस, भारत, ईरान, यूरोप और अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में इस वायरस का अब तक कोई वैक्सीन, कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। यही कारण है कि 4 अरब की आबादी अभी भी लॉकडाउन में है। इस लॉकडाउन का दुष्प्रभाव भारत पर भी बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। भारत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले भारत में देखने को मिले हैं। तकरीबन 3,900 नए केसेस 24 घंटे के अंदर भारत में मिले हैं और 193 लोगों की मृत्यु हुई है। फरवरी से लेकर अब तक मई तक भारत में एक दिन में सर्वाधिक मिलने वाले ये केस हैं। तकरीबन इस वक्त तक 47,000 के आंकड़े के आसपास भारत पहुंच रहा है, 47,000। और अब तक जो मृत्यु की संख्या है वो 1600 के आसपास, 1583-84 के बीच चल रही है। ये बताती है कि भारत में भी चिंताजनक स्तर पर मामले बढ़ रहे हैं और जो ग्राफ है भारत का कोरोना वायरस को लेकर वो भी लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच एक खबर उत्तर प्रदेश से भी है कि यहाँ भी प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि मामला उत्तर प्रदेश में 53 मौतें हो चुकी हैं और ये वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2859 तक उत्तर प्रदेश में पहुँच चुकी है। ये तो हुआ वर्ल्ड, नेशनल और स्टेट का अपडेट। इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक खबर है हमारे पास कि यहाँ पर रेड जोन से प्रभावित इलाकों में, विशेष तौर पर लखनऊ और नोएडा के कलेक्टर्स ने अब तक आदेश जारी किए हैं। यहाँ से कल सामान्य कामकाज निजी कंपनियों को शुरू करने की इजाज़त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने दे दी है। क्या क्या काम शुरू होंगे, क्या काम नहीं शुरू होंगे, इस बारे में अभी कोई बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि निजी क्षेत्र के उद्योग धंधे या दफ्तर, निजी काम, निजी प्राइवेट ऑफिसेस अपना दफ्तर ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए ओपन कर सकते हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने रेड जोन घोषित किया था, तो आखिर किन आदेशों के चलते इसको तब्दीली अचानक से अभी दोपहर में की गई और इसमें ये इस तरह की आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाज़त क्यों दी गई, ये हैरानी की बात है। समझ में भी नहीं आता कि इस तरह का आदेश हुआ कैसे जब आप रेड जोन में हैं और यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन का पालन करना है और नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आज नोएडा में 12 नए केस मिले, लखनऊ में 7 नए केस मिले। ये रेड जोन भी घोषित है, लेकिन यहाँ के कलेक्टर ने इस तरह का फैसला क्यों लिया, यह समझ से परे है। ये एक पन्ने का आदेश जारी हुआ। इस एक पन्ने के आदेश में केवल 2 लाइनें लखनऊ के जिलाधिकारी ने लिखी हैं कि निजी क्षेत्र के दफ्तर कल से खोल सकते हैं, बस आप एक ईमेल कर दीजिए और गाइडलाइंस का पालन करिए। ये वही कलेक्टर साहब लोग हैं जो ये कह रहे थे कि रेड जोन है, बिल्कुल खोला नहीं जा सकता। अब यही अपने आदेश से पलट रहे हैं। एक पन्ने के आदेश में भला किसी को क्या पता कि क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, कौन से वो नियम है जिनको पालन करना है, पासेस कौन देगा, कल दफ्तर कैसे आएंगे लोग, स्ट्रेंथ क्या होगी, काम कैसे होंगे, कौन इसकी अप्रूवल देगा, पुलिस पासेस देगी या नहीं देगी, क्या सिस्टम बनेगा, इस बारे में कुछ नहीं। ये बताने के पीछे मेरा मकसद है कि असमंजस और असमंजस। जब 23 करोड़ के लोग उत्तर प्रदेश में तालाबंदी में अपने घरों के भीतर बंद हो, तब इस तरह के 2 लाइन का आदेश जो ये कलेक्टर लोग निकालते हैं, ये बेहद घातक है। आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, लीजिए, स्वागत आपका, लेकिन उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या इसका प्रोसीजर होगा, कैसे कौन फॉलो करेगा, कौन कौन आ सकता है, क्या रूट्स होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, उनका पालन कैसे किया जाएगा, अप्रूवल कौन देगा, कौन से उद्योग धंधे या कौन से ऑफिसेस खुल सकते हैं, कौन से नहीं खुल सकते। बस 2 लाइन लिख के कलेक्टर साहब ने जारी कर दिया कि सब कुछ खुलेगा। तो क्या खुलेगा भाई? अब कल जब लखनऊ की सड़कों पे अराजकता होगी तो उसके लिए क्या लखनऊ के जिलाधिकारी या नोएडा के जिलाधिकारी को
रिस्पॉन्सिबल माना जाए? एक बड़ा प्रश्न है। आज हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। इसी बीच हमारे पास सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की भी एक रिपोर्ट आई है। ये पहली इंडिया से रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत में 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। कितना? 12 करोड़ लोगों का। इसमें भी 9 करोड़ लोग वो हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लेबर क्लास के हैं, और 3 करोड़ लोग वो हैं जो मीडियम लेवल की इंडस्ट्री या फिर कारपोरेट या निजी कंपनियों से जिनकी नौकरियां गई हैं। 12 करोड़ का अभी ये प्राथमिक डेटा है, और ये एक CMIE ने इसको ह्यूमन ट्रेजेडी करार दिया है। तकरीबन 27% से ज़्यादा के आसपास की बेरोजगारी अप्रैल महीने में रिकॉर्ड की गई है। अभी आधिकारिक आंकड़े, बाकी ये प्राइवेट आंकड़े हैं जो विभिन्न सर्वे कंपनियां जो प्रतिष्ठित हैं वो जारी करती हैं। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से खुलकर चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस की इन चुनौतियों से हमें कैसे लड़ना है, हमारे समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। हम अगर अपने लॉकडाउन को ईज़ करते हैं, उसको स्मार्ट लॉकडाउन या दूसरे लॉकडाउन में तब्दील करते हैं, तो हमारे पास और क्या क्या विकल्प हैं, क्योंकि इस वायरस के संक्रमण पूरे देश में अचानक से बढ़ गया है। और उसी बीच हमने शराबबंदी हटा ली, हमने शराब की दुकानें ओपन कर दी। अब हम निजी क्षेत्र में दफ्तर, ऑफिसेज सब खोलने जा रहे हैं। मंडियों का क्या होगा, बाजार का क्या होगा, क्या खुलेगा क्या नहीं, इस असमंजस के बीच क्या इस तरह के निर्णय घातक नहीं है? क्या इस तरह के निर्णय आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते? या हमारी इस 40 दिन की कठोर तपस्या, श्रम और त्याग जो 23 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया है, क्या ये दांव पर नहीं लग गया है? इन सब विषयों पर बात करेंगे। आलोक अवस्थी है मेरे साथ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर भूपेंद्र RDA के चीफ हैं। सैयद जरीन साहिबा भी इस कार्यक्रम में हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी फॉर्मर DG हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। रोहित अग्रवाल RLD के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हैं। और बीरेन सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप सब ने इस कार्यक्रम में अपनी सहमति प्रदान की और शामिल हुए। भाई आलोक जी, इस आर्डर का थोड़ा सा मुझे भी समझा देते कि क्या खुला है, क्या बंद रहेगा, क्या सिस्टम डेवलप किया है, कैसे अप्रूवल मिलेगी, कौन से दफ्तर खुलेंगे, कौन से नहीं खुलेंगे, बाजार खुलेगा नहीं खुलेगा, मंडी खुलेगी नहीं खुलेगी, क्या होगा? देखिए, एसेंशियल सर्विस तो पहले भी खुली हुई थी ब्रजेश जी पूरे प्रदेश में। और जहां तक कि आप लखनऊ के DM के आदेश की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, जो जानकारी है कि जो हमारे यहाँ लॉकडाउन एरिया में जो कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे पूरे कड़ाई से जो है लागू रहेगा, कहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन उसके अतिरिक्त जो ग्रीन जोन है बाकी पूरे शहर के अंदर, वहाँ पे भी 1/3 संख्या के आधार पर ही और पूरे लॉकडाउन के जितने भी नियम है उसको लागू करते हुए काम करने की अनुमति दी गई है। आपको ये भी देखना होगा कि जहाँ पर तक की जान और जहान बचाने की बात थी पहले, कि जान बचाई जाए, जहान बाद में देखा जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ये 1.5 महीने से ऊपर हो रहा है और ये लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आप जहान को भी नहीं बचाया जाएगा तो आगे देखिए, आप बहुत सिंसियर पर्सन हैं और बहुत सीनियर भी हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। मैं कहता हूं आप जो ओपन करना चाहते हैं ओपन करिए, आपकी समझ है बिल्कुल करिए। आप शासन में हैं, प्रशासन में हैं, आप बेहतर फैसला ले सकते हैं क्या खोलना है क्या बंद करना है। पर ये 2 लाइन की चिट्ठी लिख के आप क्या अपने कर्तव्यों की तीसरी कर लेंगे? इससे असमंजस नहीं फैलता? मैं कहता हूँ आपने निर्णय लेना है ना, बिल्कुल लीजिए, मोस्ट वेलकम, बट क्लैरिटी तो दीजिए, यही तो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर कोई छूट नहीं है। और जो ग्रीन जोन, लखनऊ के अंदर भी कई सारे जोन है जो कि प्रशासनिक व्यवस्था से आपको पता भी है कि कितने कंटेनमेंट जोन है और कितने जो है ग्रीन जोन है। तो जहाँ पे ग्रीन जोन है और दफ्तर है, वहां पर इस तरह की एक्टिविटी को करने में कोई इतराज नहीं, क्योंकि वहां पे पिछले 28 दिनों से कोई जो है पॉजिटिव केस नहीं है। अच्छा, इसमें फैक्ट्रीज में काम हो सकता है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो सकता है, रेस्टोरेंट ओपन हो सकते हैं क्या? नहीं, रेस्टोरेंट ओपन नहीं होंगे। खाली जो है कर्मचारी मिनिमम जहां पर बहुत आवश्यक है। तो मेरे काबिल दोस्त, मैं यही कह रहा हूं कि इस पत्र में लिख दीजिए ना कि क्या खुलेगा क्या नहीं, मुझे कोई इतराज थोड़ी ना है। मुझे लगता है कि DM लखनऊ इस पर जो है अपना स्पष्टीकरण देंगे, और क्योंकि मैंने देखा है इसके पहले भी जो है स्पष्टीकरण और बदलाव कई बार टाइम पे आते रहे हैं। आज का जो मुद्दा है जो मुझे बताया गया था, आप जिस पर डिबेट करने जा रहे हैं, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, अगर प्लीज गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज जो है विपक्ष के द्वारा अनर्गल आरोप लगाने का सिलसिला चालू हो गया है। जैसे कि रेलवे के ऊपर भ्रम फैलाया गया कि रेलवे का टिकट जो है वसूले जा रहे हैं। केवल राजस्थान
महाराष्ट्र और केरल की सरकारों ने ऐसा किया है, जबकि केंद्र सरकार का जो सर्कुलर भी इशू हुआ है और केंद्र सरकार ने कोई विंडो भी नहीं ओपन करी है। राज्य सरकारों को माध्यम से टिकट उनको दिए गए थे क्योंकि टिकट से ही आइडेंटिफाई होगा कि किसको ट्रेन में बैठना है, किसको नहीं बैठना है। उसके लिए टिकट उनको दिए गए थे, लेकिन उसका कोई चार्ज पब्लिक से नहीं लेना था और ये 15% राज्य को लेना था और 85%। पर जितने मजदूर लौटे हैं आज, जितने भी मीडिया चैनलों पे मैं उनका बयान सुन रहा हूँ मजदूरों का, वो सब कह रहे हैं कि हमसे पैसे लिए गए और सब टिकट भी दिखा रहे हैं। तो ये पैसे कौन ले लिया, रेलवे ने लिया या नहीं लिया? नहीं, रेलवे ने कोई टिकट नहीं लिया। भारत सरकार की तरफ से ये पूरी सुविधा है। देखिए, आपको मालूम है 1,70,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया। प्रदेश सरकार हजारों करोड़ रुपया उनके मजदूरों के लिए खर्च कर रही है। आपको पता है कि हम 18 करोड़ लोगों के लिए अनाज मुफ्त में दे रहे हैं पिछले 2 महीने से। इस महीने भी मुफ्त में देने के लिए आदेश दिया गया है। 30 लाख मजदूरों को 1,000 रुपए दिया गया है। जहां हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वहां 10-12 करोड़ रुपए के लिए क्या सरकारें आप उसमें जाएंगी? उचित नहीं, मैं मानता। ऑलराइट, रोहित राजनीति हो रही है। ओके, अभी थोड़ी देर में मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन भी जुड़ेंगे। तब तक मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। भाई रोहित, 2 विषय हैं। एक तो ये कि कुछ लॉकडाउन से रिस्ट्रिक्शंस हटाया जा रहा है, पर मैं आलोक जी से वही कह रहा था कि भाई इसका कुछ क्लैरिटी तो दीजिए, क्या हटेगा क्या नहीं हटेगा। 2 लाइन का आदेश लिख के कोई कलेक्टर अपने कर्तव्यों से इतिश्री नहीं कर सकता। मैं ये मानता हूँ कि इसका डिटेल्ड ऑर्डर होना चाहिए। जब आप वर्कआउट कर लेते तब जारी करते, रात 12 बजे बज जाता या कल हो जाता, आप जब जारी करते संपूर्ण जारी करते। पहला विषय। दूसरा, ये मजदूर जो लौटे हैं ये तो कह रहे हैं हम तो पैसे दिए हैं, टिकट दिखा रहे हैं। आलोक जी कह रहे हैं 1 रुपया नहीं लिया है। ब्रिजेश, देखिए, सरकार बहुत संवेदनहीन हो चुकी है और हमने ये देखा है कि सरकार किस तरीके से चलना चाहती है समझ में नहीं आता। ये कभी लेफ्ट चलते हैं, फिर राइट चलते हैं, फिर ये लेफ्ट जाना चाहते हैं। मुझे लगता है सरकार ने ये मान लिया है कि ये पूरी तरीके से हार चुकी है और ये कुछ भी करने योग्य अब नहीं रह गई है। ये अब अपनी गलती मानेंगे नहीं कि जो लॉकडाउन इन्होंने किया था, ये या तो बिल्कुल इन्होंने बेकार लॉकडाउन किया था, क्योंकि 500 लोग जब आपके केसेस थे तब आपने लॉकडाउन किया था। आज करीब 4,000 केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं पर डे बेसिस पे, तब आप लॉकडाउन उठाने की बात करते हो। तो अभी स्थिति जैसा आप कह रहे हो कि 2 लाइन का ऑर्डर, अभी 2 क्लैरिफिकेशन और आ जाएंगे डीएम के कि हाँ साहब ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सरकार को कौन चला रहा है और सरकार किसके आदेशों पे चलना चाहती है। रही बात मजदूरों की टिकट की, तो जब विपक्ष ने आवाज उठाई अपनी कि साहब ये मजदूरों से जो पैसा आप ले रहे हैं ये गलत है, तो तुरंत सरकार ने कहीं ना कहीं, जिस तरीके से कल इन्होंने शराब की दुकानें खोल के पूरी 40 दिन की मेहनत बर्बाद करके रख दी। कल मैं पूछना चाहता हूं कि जो शराब खरीदने गए थे लोग, उनके मोबाइल में ये आयोग सेतु ऐप की जो बात करते हैं, वो आरोग्य सेतु ऐप किसने चेक की? वो थी क्या? और कई जगहों पे ये देखा गया कि लोगों से पूछा कि 1-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी कि भाई साहब 500 मीटर के अंदर यहाँ पे 9 पॉजिटिव केसेस दिखा रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता? तो लोग कहते हैं साहब हम क्या करें, सरकार ने खोला है, सरकार बताए कि अगर हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगी। तो सरकार ने तो सिर्फ तमाशा करके रखा है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है सरकार। ना तो इनके पास कोई क्लैरिटी है। हर ऑर्डर में जवाब देना। ओके आलोक जी, 10 सेकंड में आप जवाब दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके आलोक जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, बहुत गैर जिम्मेदार बयान है हमारे लोकदल के प्रवक्ता का कि 500 लोग हमारे यहाँ जब पॉजिटिव थे तो हमने लॉकडाउन कर दिया। पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय की। आपको पता है कि जिन देशों ने लॉकडाउन नहीं किया था, आज अमेरिका जैसा विकसित देश, उसमें पॉजिटिव संख्या 10 लाख से ऊपर जा चुकी है। 1 लाख के आसपास उनके पास मरने की संख्या होने वाली है। तो आप इस तरह की गैर जिम्मेदार बात जो है, अगर ये ऑलराइट, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम इस डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद कि आपने अपना वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दुनिया भर में जो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले मिल रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। अभी मैं बता रहा था कि 36,71,000 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं दुनिया भर में। भारत में भी आज बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रयास सरकारें कर रही हैं, कि आपको लग रहा है कि वो पर्याप्त है और हम उससे संक्रमण फैलने से रोक पाएंगे? पिछले दिनों 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि शराब के लिए जिस तरह से बाज़ार में लाइन लग रही है वो बड़ी हैरान करने वाली है। अब लॉकडाउन 17 मई तक है, लेकिन अभी कुछ ईज़ भी किया जा रहा है, कुछ धंधे काम दफ्तर खोले भी जा रहे हैं। आचार्य जी। देखिए ब्रजेश जी, सामान्य परिस्थितियों में बात करना, उस पर प्लानिंग करना, योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये अलग विषय है। ये विशेष परिस्थिति है, संकट का दौर है, आपदा काल है, इसे पेंडेमिक
घोषित किया गया, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब ये फैसला लिया कि पूरा देश बंद होगा, तो सारे देश के नेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने और देश की जनता ने, थोड़ा बहुत अपवाद हर जगह होता, वो विषय नहीं है, लेकिन पूरे देश ने इसका एहतराम किया और प्रधानमंत्री जी की बात को मान करके सब लोग घरों में बंद हो गए। उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये देश में इस तरह की स्थिति है कि इसका कोई रास्ता नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी से अगर बचना है और मैं चाहता हूँ इस देश की जीवन को, इस देश के जीवन को, जो अमूल्य धरोहर है, जो रिप्लेसमेंट है, जीवन का रिप्लेसमेंट नहीं है, उसके लॉस का कोई पूर्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए मुझे जान है तो जहान है, सब घरों में बंद हो गए। अब ब्रजेश जी सवाल उठता है, इसमें मेरे कहने पे मत जाइए, आप किसी दूसरे के कहने पे मत जाइए। दो बातें मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, आपका चैनल बड़ा चैनल है, सारे लोग सुने और उसको समझें। पहली बात, जब इस देश के अंदर 1000 के करीब पेशेंट होते हैं कोरोना के, तो 45 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान होता है, घोषणा होती है। और जब इस देश के अंदर 45 दिन के बाद में 50,000 के करीब पेशेंट हैं, तो लॉकडाउन खोलने की बात करते हैं आप। तो ये आपस में कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कंट्राडिक्टरी डिसीजन है, ये विरोधाभासी है, ये शक पैदा करता है, संदेह पैदा करता है कि या तो आपका फैसला वो गलत था पहला, या फिर आज गलत है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, अब सवाल उठता है ये कि अभी एक विद्वान प्रवक्ता शायद बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे कि पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। हमें फक्र है हमारे देश की प्रशंसा हो, हमें फक्र है हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा हो, लेकिन क्या विदेश बताएगा कि हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर है उनमें जानवरों की तरह उनसे सलूक हो रहा है? इसके लिए हम अमेरिका से थोड़ी पूछेंगे। क्या ये हम विदेश से पूछ के हमें पता चलेगा कि जमाती 1000 अगर मरकज में जमा थे तो उन्हें वो गुनाहगार कहे जाएंगे, उनको गुनाह में ठहराया जाना चाहिए, उन पर गुनाह के तहत तमाम आईपीसी के तहत धाराएं लगनी चाहिए। मैंने मांग की थी और मैं आज भी मांग कर रहा हूं। लेकिन ये जो शराब के ठेके खोलने का फैसला हुआ, हर शराब की दुकान के आगे 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इस फैसले को करने वालों के खिलाफ कौन सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? तीसरी बात कि हम सब्जी लेने जाएंगे तो कोरोना खा जाएगा, दूध लेने जाएंगे कोरोना खा जाएगा, ईंट भट्टे पे जाएंगे कोरोना खा जाएगा, स्कूल कॉलेज खोलेंगे कोरोना खा जाएगा, हम रेस्टोरेंट में जाएंगे कोरोना खा जाएगा, बस में बैठेंगे कोरोना खा जाएगा, और शराब की दुकान पे जाएंगे तो हमें कोरोना नहीं खाएगा। कोरोना से कोई भय नहीं है। पर सरकार के पीछे का तर्क इसका ये है कि पैसे की कमी है, राजस्व की कमी है, इस कारण वो खोल रहे हैं। क्या इस बात से सहमत हुआ जा सकता है? ओके, पहली बात, आलोक जी रुकिएगा, पहली बात ब्रजेश जी, जहां इसके बाद बोलना चाहूंगा, रिप्लेसेबल लॉस हो वहां ये बातें सोची जाती हैं। जब देश के खिलाफ देखिए, जब किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा होती है जी, तो वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। केवल एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे भी करके जीवन बचाना है और दुश्मन को परास्त करना। यहां दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, उसका एकमात्र विकल्प आपने बताया कि साहब ये घरों में रहना है, क्वारंटाइन है, फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर क्या कल आपने हमें गलत बताया? कल आपने जो बताया वो गलत था। हम तो आप पे कल भी विश्वास करते थे, आज भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ कि ये जो पॉलिसी बना रहे हैं जो लोग, मैं सैयद जरीन जी को इनवाइट करता हूं, ये बना क्या रहे हैं? एक मिनट रुकिएगा आलोक जी प्लीज वेट, आलोक जी प्लीज वेट, जमीनी हकीकत का पता नहीं। और 10 सेकंड सिर्फ ब्रजेश जी, 10 सेकंड, लेट मी फिनिश, ओनली 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। मुझे बताइए, एक फैक्ट्री में आप कह रहे हैं 33% लोग जाएंगे, 33% लोग जाएंगे फैक्ट्री में, वो 33% को कोरोना नहीं होगा। और अगर फैक्ट्री में 33% को कोरोना नहीं होगा तो रेस्टोरेंट खोलने में क्या दिक्कत है? फिर बाकी सारा देश खोलने में क्या दिक्कत है? जमीन पूरा पर क्या प्रदेश हालात खोलने में क्या है? दिक्कत अब है? हम लॉकडाउन मुझे को ईज करने जा रहे हैं, लखनऊ जैसे शहर में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या कुछ चल रहा है? हाँ, एक सेकंड रुक जाइएगा आलोक जी। नहीं, डिबेट में और भी मेहमान है, पहले मैं उनकी बात ले लूं, फिर आप पर आता हूं और आपको पर्याप्त समय मिलेगा, डोंट वरी। या सैयद जरीन, गो हेड। ब्रजेश जी, मुझे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दुख हुआ है, क्योंकि देखिए 40 दिन का वक्त निकल चुका था और आप यकीन मानिए कि हर एक हिंदुस्तानी ने बहुत शिद्दत के साथ
इस जो है इसको इम्प्लीमेंट करा, हमारा जो लॉकडाउन था, और घर से ना निकल करके उन्होंने वाकई में एक देश में एक मिसाल जो है साबित करी। किसी ने भी क्वेश्चन नहीं उठाया, चाहे वो भूख से परेशान हुआ हो, चाहे उसको मेडिकल फैसिलिटी ना मिली हो, चाहे बच्चों की शिक्षा अधूरी रह रही हो, किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन कल जिस तरीके से जो लिकर शॉप, जो शराब की दुकानें खोली गई, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, क्या कोई इससे पहले आपने कुछ ऐसा बनाया था? आपने बिना किसी उसके आपने कैसे इतनी शराब की दुकानें आपने खोल दी? कोई प्रोसेस आपने बनाया? कुछ आपने, मतलब आपने एक अचानक एक तो लॉकडाउन कर दिया, हजारों लोग अपनी अपनी जगहों पे फंसे रहे, मजदूर फंसे रहे, जमाती फंसे रहे, जो यहाँ से श्रद्धालु गए थे वो वहां पे फंसे रहे, मतलब जगह जगह लोग फंसे रहे। उस पे आपने जो चाहा, मीडिया ने जो चाहा दिखा दिया। लेकिन जब आपने शराब को कल आपने अब दुकानें खोली, तो उससे पहले कुछ आपने ऐसा डिटेल बनाया। ऑब्जेक्शन है कि शराब की दुकानें जी, आपने हजारों की, आपने सबकी मेहनत पे पानी फेर दिया एक दिन के अंदर। आपने हजारों की तादाद में जो लोगों को इकट्ठा कर दिया, क्या आपने उन लिकर शॉपों के आपने लाइसेंस जब्त कराए? आपको बिल्कुल लाइसेंस जब्त कराना चाहिए था। आपको बिल्कुल लाइसेंस जब्त कराना चाहिए था उन लोगों का, कि उन लोगों को दुकान के शटर बंद कर देने चाहिए। जब उन्होंने देखा था इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने अपनी दुकान के शटर बंद करे? क्यों तमाशा उन्होंने बनाया? ऑल राइट, सूर्य कुमार शुक्ला जी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, ये बताएंगे कि नियमों का पालन शराब की दुकानों पर क्यों नहीं हो पा रहा है। शुक्ला जी, क्या प्रॉब्लम है भाई? पुलिस पालन क्यों नहीं करा पा रही शराब की दुकानों में? भाई साहब, पालन करने की ये स्थिति मैं समझाऊं, जैसे मैंने एक दिन और बताया था ब्रजेश जी कि ये 100 सालों के बाद इस प्रकार की स्थिति आई है, और ये जो कोरोना महामारी की, उसी प्रकार ये एकाएक शराब खोलने पर ये जो भीड़ एकाएक उमड़ी, शायद ये प्रत्याशित नहीं थी, इसका पूर्वानुमान नहीं लग पाया कि इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी। अब ये चूक हो गई, और ये भी आप आचार्य जी रुकिएगा, मैं आऊंगा। आचार्य जी प्लीज वेट, सैयद जरीन जी प्लीज वेट, वन बाय वन। यस शुक्ला जी, गो अहेड, बोलिए। प्रशासन के ऊपर इतना वर्कलोड राशन बांटने का और लोगों को पास बांटने का चल रहा है कि उतनी मात्रा में पुलिस हर शराब के अड्डे पे नहीं पहुंच पाई। लेकिन कल की घटना के बाद अड्डा नहीं होता सर, आप तो पुलिस वाली भाषा बोल रहे हैं। शराब की दुकान होती है, इट्स नॉट अ शराब अड्डा। Yes, go ahead. ये पैनिक बाइंग हो गई कल लोगों को। पैनिक बाइंग जैसे एक दिन और आपने दिखाया था कि राशन की दुकानों में पैनिक बाइंग हो गई, उसी तरह कल शराब की दुकानों में पैनिक बाइंग हो गगी। और देखिए 37 साल नौकरी की है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब मैं ये बताइए मुझे, ये डीएम साहब ने एक पन्ने का जो 3 लाइन का आदेश दिया है, इसको अगर आप और थोड़ा सा काम करके एक डिटेल्ड ऑर्डर देते तो असमंजस न फैले। ये ऑर्डर ही तो असमंजस फैलाते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं तब से। बिल्कुल, और क्या कह रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बोल रहा हूं मैं। बिल्कुल, ये नहीं, ये जो प्रशासनिक कामों का बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है जिलाधिकारियों पर, पुलिस अधीक्षकों पर, उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ब्रजेश जी कि डीएम साहब अब उसका पूरा डिटेल ऑर्डर, क्लैरिफिकेशन कि कौन कौन कहां चेक करेगा, कौन इंश्योर करेगा कि 1/3 लोग। ऑलराइट सर, ओके। डॉक्टर भूपेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं, आरडीए चीफ हैं केजीएमयू के। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर भूपेंद्र। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा बढ़ रहा है, पूरे देश में तकरीबन आज 3900 नए केसेस मिले। ये किस तरह के संकेत देते हैं? देखिए ब्रजेश जी, तमाम राजनीतिक लोग अपनी राय रख रहे हैं, उनसे इतर मेरी राय है। देखिए, यदि आज मान लीजिए केस 5 है और कल 10 मिला, और दूसरी तुलना हम करते हैं, आज केस 40,000 था और कल 44,000 मिला, तो जो 5 से 10 हुआ वो ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जब वायरस का हम अध्ययन करते हैं तो नंबर ऑफ केसेज नहीं गिना जाता है, डबलिंग टाइम गिना जाता है। जो कि विभिन्न संस्थानों ने जो सरकार के लिए पैरामीटर या विभिन्न प्रशासन चीज़ों के लिए पैरामीटर आया है, उसमें हम लोग अच्छी अवस्था में है। लेकिन मैं यहाँ पर समस्याओं की बात नहीं करूँगा, समाधान की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि समस्याओं गिनाने के लिए राजनीतिक लोग यहाँ पर हैं। शराब के अभी आपने इतना बढ़िया डिबेट शुरू किया था, लेकिन उस पर कोई आया ही नहीं कि बेरोजगार लोगों का क्या होगा।
मैं ये कहता हूं जो ओला बाइक, उबर बाइक या दुनिया भर के जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज को पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय थे, यदि उनको इन शराब के जो दुकान थे उनसे अटैच कर दिया जाता और ये कह दिया जाता है कि भाई 1 लीटर शराब पर 100 रुपए आपका सेवा शुल्क लगेगा और 4 आपने बोतल पहुंचा दी तो आप अपने घर जाइए, कितने लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन केवल यहां पर बैठ करके राजनीतिक पार्टियों को समस्याओं का गुणगान करना है, पैनिक क्रिएट करना है कि लोगों को टीवी देखने में भय लगने लगा है। आप जैसे कुछ लोग आते हैं तो कुछ सेंसिबल बातें होती हैं, कोई बेरोजगारी पर बोलने वाला है नहीं। पर मुझे एक बात बताइए कि अब जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश तैयार है? हमारे पास जो तंत्र है उसके पास तैयारी पर्याप्त है? मैं आज से नहीं ब्रिजेश जी, आप शुरुआती पत्रकारों में से और आपका चैनल शुरुआती चैनलों में से है जिसने कि फ्री में आधे घंटे कार्यक्रम किया, टेलीमेडिसिन चलाया। मैं पहले से ही बता रहा हूं, जब इटली जैसा सिस्टम और स्पेन जैसा सिस्टम और अमेरिका जैसा सिस्टम जब फेल हो गया और इटली जो नंबर 2 पर रहने वाला है, वहां सड़कों पर लाइन लगा करके वेंटिलेटर पर लोगों को रखा गया और यह कहा गया कि 70 साल के ऊपर जिसकी आयु है अपना घर में रहे, मरे चाहे जिंदा रहे। वैसी परिस्थिति में हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? पर हम तो लॉकडाउन ओपन कर रहे हैं, अब धीरे धीरे ईज कर रहे हैं। लॉकडाउन ओपन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन ओपन करना है तो उसके तरीके हैं कि जैसे सेंट्रलाइज जैसी सिस्टम के बारे में बात आई है। अब कल को कोई ये आदेश दे दे कि नहीं शॉपिंग मॉल शुरू कर देंगे, हम सिनेमा हॉल शुरू कर देंगे, ये मूर्खता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि धीरे धीरे जो चीजें हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लाना होगा और जो ऑर्डर निकाला जाए उसमें क्लियर होना चाहिए मामला, आदमी को समझ में तो आए कहना क्या चाहते हैं। ऑल ओके। आलोक अवस्थी जी कुछ मेंशन करना चाह रहे थे आचार्य जी की बात पर। यस आलोक जी, प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, काफी सवाल खड़े किए। हाँ, यस, बोलिए और मैं अकेला आदमी हूँ जो जवाब देने के लिए। हाँ, आप बोलें, आप उसकी चिंता ना करें। देखिए, पहली बात मैं इस पर आना चाह रहा था कि जो भारत सरकार ने आज जो आदेश निकाले कि 4 तारीख से ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो है कुछ चीजें एक्टिव होंगी, तो वो स्टैंड अलोन शॉप के लिए किया गया था। स्टैंड अलोन शॉप में शराब भी आती है, पुस्तकें भी आती हैं और अन्य दुकानें भी आती है जो अकेले खुलती है। मॉल को और बाकी चीजों को बंद किया गया था। आपको यह भी पता है कि पिछले 45 दिन के आसपास होने को आ रहा है कि पूरे देश में सब कुछ बंद है। जीएसटी का कलेक्शन जून तक का अभी लंबित है। 4 सोर्सेज होते हैं जिससे कि सरकारों के खर्चे चलते हैं, एक खनन, एक एक्साइज, एक मंडी समिति का पैसा और एक जीएसटी। जब व्यापार नहीं चलेगा तो जीएसटी नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलेगा तो खनन का पैसा नहीं आ रहा है, एक्साइज का पैसा का मूलतः स्रोत जो है वो शराब है और मंडी का नहीं आता है। सुन लीजिए मेरी बात, अभी बात ये थोड़ी सी जरूरी है सुनना। हाँ, ये नहीं कंप्लीट करें। हाँ, वक्त भी कम है इसलिए आप संक्षेप में अपनी बात रखिए। आपको सीधी सी बात यह है कि आप जब एक बड़ी योजना चला रहे हैं, आप फ्री में राशन दे रहे हैं, आप श्रमिकों को पैसा फ्री में दे रहे हैं, आप किसानों को हम 2000 रुपया फ्री में दे रहे हैं, हम जो क्या कहते हैं गैस जो दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं, तो उस फ्री का स्रोत कहीं ना कहीं से आपकी संचित धन पे आता है। तो संचित धन कब तक चलेगा आपका? जब तक कि आपके पास सरकार नोट छाप करके तो खर्च नहीं करती है। खजाना खाली हो गया है, उसके लिए रुपया खजाना खाली हो रहा है या हो गया है? देखिए, जो राज्यों की बैठक, राज्य के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं वहां पे कई तरह के डिस्कशन होते हैं। वहां पर कई राज्यों ने भी इस बात के लिए कहा कि एक्साइज के तहत दुकानें खोली जाएं। अगर कांग्रेस के नेता को इतनी आपत्ति है तो क्यों महाराष्ट्र के अंदर शराब बिक रही है, क्यों राजस्थान के अंदर शराब बिक रही है, क्यों केरल के अंदर शराब बिक रही है? मुझे इसका भी जवाब चाहिए। क्यों पंजाब में शराब बिक रही है? बीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आपकी पूरी बात का जवाब मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन से लूंगा, लेकिन पहले बीरेन जी को मैं कनेक्ट कर दूं, फिर आचार्य जी के पास आऊंगा और तसल्ली से वो आपकी हर बात का उनसे भी जवाब लूंगा। ओके बीरेन जी, आज उत्तर प्रदेश से क्या अपडेट है? यूपी में आज काफ़ी मामले बढ़े हैं, 2859 पहुंच गए हैं और मरने वाले भी 53 हो चुके हैं। क्या अपडेट उत्तर प्रदेश से आज और है? सरकारों ने क्या किया? जी बिल्कुल, देखिए 3000 के करीब पहुंच रहे हैं कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या, लेकिन आज 3 जगहों पर सरकार ने लैब टेस्टिंग की और अनुमति दी है। NBRI है, बीरबल साहनी, पीले बाटनी है, एक और इंस्टीट्यूट है जहां 50-50 टेस्ट रोज होंगे 3 नई जगहों पर। CDR है जी, तो करीब ये 150 संख्या और जांच हो पाएगी। दूसरा ये है कि आगरा 630 मरीज वहां पर हैं और नंबर 2 पर कानपुर है जहां पर 272 हैं और नंबर 3 पर लखनऊ है जहां 246 हैं। आपने कहा कि रेड जोन है लखनऊ में, कल से बहुत सारी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और बहुत सारी बातें आई, लेकिन मैं एक चीज़ ये देखता हूँ जो मुझे समझ में आती है कि पैसे के मामले में, राजस्व के मामले में स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार दोनों की आलोचना अलग अलग तरह से होनी चाहिए। राज्य के पास संसाधन सीमित हैं,
ये बात सही है कि योगी सरकार ने भी 3 दिन पहले 300 करोड़ रुपया मजदूरों के खाते में फिर डाला, मुफ्त का अनाज दे रही है, बसों से वो 5 लाख से ज़्यादा यात्रियों को लाए थे, और तमाम सारे आज भी जो मजदूर आ रहे हैं उनको ये निःशुल्क भेज रहे हैं। लेकिन अगर टिकट का पैसा रेलवे वसूल रहा है तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट में तो आता नहीं, रेल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। दूसरा, जो पैसा जीएसटी का आता है उसका बड़ा पैसा वहाँ जाता है। सरकारें सब्सिडी देती हैं सिलेंडर पे, तमाम और योजनाएं चला रही हैं, तो पेट्रोल और डीजल पे वसूल तो खूब रही हैं, तो पैसा कमी हो सकती है, थोड़ी देर आमदनी कम हो गई है, लेकिन राज्यों की आमदनी तो बहुत ज़्यादा कम हो गई। राज्यों के सामने तो वेतन देने का अपने कर्मचारियों को संकट खड़ा हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में उसकी आलोचना नहीं हो सकती। राज्यों को इस समय अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर 17 मई तक लॉकडाउन यूपी ने क्यों एक्सेप्ट किया? नहीं करना चाहिए था। देखिए, लोगों का जीवन रोजगार अच्छा ये बताइए ब्रजेश जी, जैसे कहते हैं कि भाई 40 दिन से बिना शराब के आदमी घर में वैसे पड़ा था जैसे पंचर की दुकान के बाहर सड़ा हुआ टायर पड़ा रहता है, कोई पूछता नहीं, उसकी हालत वैसे हो गई थी। तो जब हमारे यहाँ समस्या यह है कि हम कितने देर आदमी को घर में बैठा के रखेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हम अगर सावधानी और सतर्कता से चलेंगे तो इस रोग से बचे रहेंगे। और जिला प्रशासन की आलोचना हो सकती है कि उसने रेड जोन में दुकानें खोलने की अनुमति दी, ये आने वाले दिनों में आंकड़े तय करेंगे। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री ने तो कहा कि हमारे लिए पैसा नहीं, हमारे लिए इंसान की कीमत ज़्यादा है। योगी जी ने बात कही है, उन्होंने कहा एक आदमी की भी जान की कीमत बहुत है। लेकिन अब लोग शराब पे 70% टैक्स लगा दिए, तो क्या दिल्ली में नहीं पी रहे हैं? 1000 की बोतल 1700 में मिल रही है, लोग भीड़ लगी है, लाइन लगी है। तो यूपी में कौन सा पाप हो गया? यहाँ पाप शराब की दुकान से नहीं समस्या है। अच्छा आप ये बताइए, हम आप कोई दुकान खोलते हैं, व्यापार करते हैं, पंडित से 100 बार पूछते हैं, पूजा कराते हैं, वास्तुशास्त्र पूछते हैं। दारू दुकान जंगल में खोल दो, नदी किनारे खोल दो, कोई पूछता है वास्तुशास्त्र? भीड़ लगी रहती है। अभी मैं इस पे क्या तो बोलूं, भीड़ लगी रहती है। अब आप दारू नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर हथेली पर तम्बाकू रगड़ने से बिजली पैदा करने की कोई डिवाइस होती तो हिंदुस्तान बिजली पैदा करने में भी आज अव्वल होता सबसे। हथेली के घर्षण से अगर बिजली पैदा होती जी, तो ये नहीं है जी। लेकिन आज मुनव्वर राना साहब ने एक ट्वीट किया, हाँ, और उन्होंने सरकार से कहा कि भाई योगी जी ने शराब पीने वालों को छूट दे दी, उनको पिलाइए, लेकिन हम लोगों को गोश्त भी खाने दीजिए। 40 दिन से गोश्त नहीं मिल रहा है खाने को। ये नई विपदा है, अब इस पे क्या करें? तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी आपके सामने आएंगी। जी जी। लेकिन हमको, आपको, सबको इस व्यवस्था को मानना होगा, चलाना होगा। एक बात जरूर आज सोशल मीडिया पर काफी चल रही है कि बिहार और गुजरात ये शराबबंदी वाले राज्य हैं, यहाँ पर अर्थव्यवस्था चल रही है बिना शराब के, तो कौन सी वो व्यवस्था है, क्या उसको यूपी में नहीं लागू किया जा सकता? इस पर तमाम सारे सवाल लोग कर रहे हैं जी। लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल ना उठाइए। जो लोग बैठे हैं, आज के समय में जो सरकार है वो अपनी पूरी ताकत से और पूरी योजना से काम कर रही है कि इस महामारी से निपटा जाए, रुका जाए। लेकिन अब भाई 62 ट्रेन चली है, तमाम मजदूर लाए गए। आज अमेठी और कुशीनगर, ये जानकारी दे दूं कि ये 2 नए जिले शामिल हुए, ग्रीन जोन में थे, यहाँ मरीज आ गए हैं कि कोरोना। 68 जिले हो गए अब यूपी के? जी, 68 के करीब हो गए हैं। मतलब कुछ ही जिले बचे कोरोना से। हाँ, ये ग्रीन जोन के 2 जिले आज आ गए, यहाँ मरीज आ गए एक। ओके, कंक्लूड करें फिर वीरेन जी। देखिए, पत्रकार की, साहित्यकार की हमेशा शैली व्यंग्यात्मक रही है, और जनता ये उम्मीद करती है कि हम आप सच के साथ रहें। ब्रजेश जी, आपने हमेशा सच्चाई के साथ दिया, और भारत समाचार की इस डिबेट को लोग अच्छा मानते हैं, सॉफ्ट मानते हैं, सारी बातें सुनते हैं। सरकार भी मानती है कि चीज़ें सही होती हैं। तो हम आज खाली ये कहेंगे लोगों से कि अगर दायरे में रह के सरकार के नियमों का पालन करके फैक्ट्रियां चालू की जा रही हैं, उद्योग चालू किए जा रहे हैं, दुकानें खोली जा रही, सिनेमा हॉल, मॉल,
ये सब तो बंद है ना, बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट। तो कुछ जीवन चलना चाहिए, वो चले। एक बात कहूंगा जो सबके लिए लागू होती है लेकिन हमारे आपके लिए ज्यादा होती है, कि किस बात की पर्देदारी है और 100 झूठ पे एक सच भारी है, और हर दौर में सच के साथ रहे, ये शायर की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के फौरन उस पार मेरे साथ तमाम खास मेहमान विशेषज्ञ मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि कोरोना वायरस का भारत पर क्या दुष्परिणाम है, उत्तर प्रदेश में क्या दुष्परिणाम है, सामाजिक आर्थिक तौर पर हम क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन को ईज़ किया जाना चाहिए तो इसके क्या तरीके हैं, सरकार जो फैसला ले रही है उन फैसलों में इतना असमंजस क्यों है, तमाम और भी सवाल हैं जो हम इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। और ये भी पूछेंगे कि जो आज प्राथमिक डेटा आया है 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, तो अब इनको रोजगार कैसे मिले, अर्थव्यवस्था कैसे हम ठीक करें, यह भी एक बड़ी चुनौती है कोरोना वायरस से ज़्यादा विकराल भारत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। कोरोना वायरस की महामारी के बीच एक बड़ी मानव विपदा भी ये देश झेल रहा है। करोड़ों लोगों का माइग्रेशन, जो मजदूर, जो डेली वेजेस, जो स्ट्रीट वेंडर्स, जो सड़क पर काम करने वाले मामूली कर्मचारी, इन सब का जो बड़े पैमाने पर करोड़ों की तादाद में जो लोगों का माइग्रेशन हुआ, उनको पलायन करके अपने घर गांव जाना पड़ा, ये एक बड़ी त्रासदी है। इसको ह्यूमन ट्रेजेडी इंडियन इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE एक संस्था है मुंबई की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सब चीज़ों पर नज़र रखती है, भारत की अर्थव्यवस्था पर। उन्होंने आज अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाली बात कही है। CMIE के मुताबिक भारत में अप्रैल महीने में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। 12 करोड़ लोग, इनमें भी 9 करोड़ वो लोग हैं जो लेबर हैं, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के हैं, या छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, या डेली वेजेस वर्कर हैं, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स हैं। यह अनुमान है, प्राथमिक तौर पर इसमें और काफ़ी वृद्धि भी हो सकती है। 3 करोड़ वो लोग हैं जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री या बड़ी जगहों पर काम करते हैं। यानी 12 करोड़ लोग सोसाइटी में 1 महीने के भीतर बेरोजगार हो गए हैं। तो आप आकलन करिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का आने वाले दिनों में क्या माहौल होने जा रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। कोरोना से तो भारत लड़ ही रहा है, लेकिन एक और बड़ा मोर्चा अर्थव्यवस्था का भारत के समक्ष खुल गया है, क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं। हमारे पास अर्थव्यवस्था अमेरिका या यूरोप जैसी मजबूत नहीं है कि हम खजाने से पैसे निकालें और अपनी अर्थव्यवस्था में डालें। हम एक बहुत ही सीमित संसाधन वाला देश हैं। अमेरिका ने अपने इस क्वार्टर में अपने घाटे की पूर्ति के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए US ट्रेजरी से $3 ट्रिलियन निकाले हैं। कितना? $3 ट्रिलियन। और भारत की कुल अर्थव्यवस्था कितनी है? $2.7 ट्रिलियन। यानी हमारी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा उन्होंने अपने क्वार्टरली पैसे पंप कर दिए हैं अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। मेरा कंसर्न ये है कि आने वाले समय में हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बेहद गंभीर और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णन इस बारे में जवाब देंगे। गो अहेड आचार्य जी। नहीं ब्रजेश जी, पहली बात तो शुक्ला जी जो हैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने कहा कि शराब की दुकानें खोल के ये उम्मीद नहीं थी कि इतना अनुशासन टूट जाएगा। तो महान है वो कि शराबियों से अनुशासन की अपेक्षा कर रहे थे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल पेंडेमिक और आपदा का समय है। नहीं ब्रजेश जी, ये मजाक हो रहा क्या? राज कपूर की जो फिल्म आई थी एक नौटंकी पे, वो कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ चले जाते हो, चोरी चोरी मेरे दिल को चुराते हो, ये वो हो रहा है या कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है? मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गिरजा बंद, गुरुद्वारे बंद, अंत्येष्टि में 5 आदमी जाएंगे। ऋषि कपूर की अंत्येष्टि में 19 आदमी से ज़्यादा नहीं जाएंगे। इरफान खान के जनाजे में जो है 15-16 आदमी से ज़्यादा नहीं जाएंगे। त्राही त्राही हो रहा सब। आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं, शर्म नहीं आती बकवास करते हुए टेलीविजन चैनल पे? हैं, ये मजाक हो रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने आपने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार, पंजाब की सरकार, भाड़ में गई सियासत। मैंने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार ने फैसला किया तो सही किया।
मैंने कहा यह फैसला इंसान की जिंदगी से खेल रहे हैं आप लोग, यह फैसला गलत है, इसे वापस लीजिएगा। 1000 जमाती मरकज के अंदर इकट्ठा हुए, उनके खिलाफ केस लगाने की बात कर रहे थे। अब जिसने ये शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया, उनके खिलाफ कौन सी धाराओं में केस लगाएंगे आप? तीसरा पॉइंट है ब्रजेश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। हाँ, इसके बाद मैं आलोक जी को जोड़ता हूं। पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी लॉकडाउन की, पूरा देश के सामने उन्होंने यह कहा था, ब्रजेश जी, पूरे देश के सामने भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें सख्त फैसला लेना है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री जानते थे कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट आएगा, लेकिन उन्होंने यह फैसला किया, इसलिए किया कि जिंदगी बचनी चाहिए। जितने पैनलिस्ट हैं आपके, कौन सा है जो ये एक आदमी की जान बचाने के लिए मौत के बाद वापस ले आएगा? अगर ये देश बचा, जिंदगी बची, तो हम रोजगार खड़ा कर ओके आचार्य जी, ओके आचार्य बना जी, सकते हैं, ओके आलोक जी, आर्थिक संकट से दूर हो ओके आलोक जी, आप लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, काम कैसे क्या तमाशा हो रहा है? ओके आचार्य जी, प्लीज वेट। आरोप लगाने की बात नहीं है। ओके, सरकार ने फैसला किया, गलत फैसला किया। रखता है, बड़े स्पष्टवादी है, उन्होंने साफ साफ कहा कि वो अपनी राज्य सरकारों को भी कोस रहे हैं। पहली बात, भारत सरकार शराब नहीं बेचती है, ये राज्यों के अधिकार में है। वहां के मुख्यमंत्री चाहे इसको बंद रखें, चाहे इसको चलाएं, ये राज्यों का अधिकार है। और कांग्रेस के राज्य चलावे या भाजपा के राज्य चलावे या किसी अन्य पार्टी का चलावे, इससे केंद्र सरकार कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात उन्होंने तबलीगी जमात की बात करी। तबलीगी जमात ने हमारे उत्तर प्रदेश में 59% लोगों को संक्रमित किया। भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसको 62-63% संक्रमित किया। भारत का जो सुदूर क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, उसको 100% संक्रमित किया। भारत की जो लगा हुआ अंडमान हमारे जो द्वीप है, उसमें 88% जो है प्रदूषित किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी के मुंह में दही जम गया था। एक बार भी उन्होंने तबलीग जमात का विरोध नहीं किया, एक बार भी उन्होंने मौलाना साहब का विरोध नहीं किया। प्रियंका गांधी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज राहुल गांधी ने किया। देखिए, आप पहले सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिएगा उसके बाद। पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा उसके बाद। मैं अपनी बात कह रहा हूं, उसके बाद सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के जिलों में कल महामारी फैलेगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज राहुल गांधी ने शराब के ठेके खुलवाने का जो फैसला है, सोनिया गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया, राहुल गांधी ने किया। आए हैं 3 ऐसे पत्रकार, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ी अर्थव्यवस्था बेरोजगारी पे बात कर लें। आलोक जी, थोड़ा अर्थव्यवस्था बेरोजगारी पे बात हो जाए। कृपया ब्लेम गेम छोड़ें और अर्थव्यवस्था बेरोजगारी पे बात करें। आचार्य जी, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आचार्य जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। गो अहेड आलोक जी, आप अर्थव्यवस्था बेरोजगारी पर भी अपनी पक्ष रखें। भाई आचार्य जी से जवाब चाहिए, ब्रजेश जी बहुत जरूरी आवश्यक है, पॉलिटिकल सवाल है, ये पॉलिटिकल सवाल है। आज राहुल गांधी जी ने पुलित्जर अवार्ड मिला है 3 पत्रकारों को। पाकिस्तान जाएंगे, यूनान जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे। चन्नी आनंद, जिन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने से इनकार किया था, और उनकी आज उन्होंने तारीफ करी है। अरे भाड़ में गया पाकिस्तान, भाड़ में गई पाकिस्तान की सेना। थोड़ा सा अर्थव्यवस्था पे बात कर लो भाई। कांग्रेस भाड़ में गया पाकिस्तान नहीं मानती है। आप यहाँ बात करें। कांग्रेस क्या कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती है? जो उन पत्रकारों को सम्मानित करने की बात राहुल गांधी ने करी कि जो है जिन्होंने भारत के विरोध में और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं माना। मैंने जब डिबेट ओपन की थी आलोक जी, तो मैंने कुछ डेटा बताया था, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग बेरोजगार हो। आपके पास कुछ आंकड़े के साथ। एक सेकंड आचार्य जी, मैं बात कर रहा हूँ ना आचार्य जी, प्लीज वेट। आचार्य जी बात कर रहे हैं, बहुत सिस्टमैटिक डिबेट है, सबसे निवेदन है कृपया सब्र बनाएं। आलोक जी गो अहेड। देखिए, जहां तक कि आप डेटा की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं सीधी सी बात यह है, शराब बेचना कोई बहुत पुण्य का काम नहीं है, लेकिन वो एक व्यवस्था आज से नहीं चली आ रही, सालों से चली आ रही है। राज्य सरकार निर्णय लेना चाहे ले लेंगी। हम अपने प्रदेश की बात करते हैं, 37,694 पंचायतों के माध्यम से हमने 15.5 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया है। हमने 72,982 औद्योगिक इकाइयों को चलाया है, जहां पर से उत्पादन शुरू हो चुका है। एक्सप्रेस वे जो चल रहे थे, उसमें 11,000 श्रमिकों को काम मिला है। पीडब्ल्यूडी के 15,602 करोड़ रुपए सरकार ने चला दिया, जिससे श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। सिंचाई विभाग की योजनाएं हो, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा के काम हो, उसमें लाखों मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। ओके रोहित, मैं हम जो एक तरफ से जहां पर मरीजों की भी चिंता कर रहे हैं, वहीं पे हम शासन रोजगार। रोहित अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमको कोरोना के साथ साथ अब
अर्थव्यवस्था की मंदी और बेरोजगारी से लड़ना ये एक बड़ी चुनौती होगी भारत के सामने। क्या अब ये हम सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर कोई एक वृहद कार्य योजना पर काम करना पड़ेगा, ताकि ये जो करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं, इनका हम जीवन आबाद कर सकें? हमें इस पे बात करनी चाहिए ना, हमको ये घटिया राजनीति पर बात करनी ही नहीं चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त ही नहीं है इस वक्त, तो देश को बचाना है ना। जब बच जाएंगे तो फिर राजनीति कर लेंगे। रोहित। ब्रिजेश जी देखिए, हम हैं विपक्ष में और विपक्ष का काम है सरकार को सही रास्ता दिखाना। स्थिति यहाँ पे ये है, दूध लेने जाते हुए आदमी को लाठी पड़ती है, दवा लेने जाते हुए आदमी को लाठी पड़ती है, और शराब लेने जाने के लिए आपके पास कोई पाबंदी नहीं है। ब्रिजेश जी, जो सच्चाई है वो ये है, इंडस्ट्रीज को नहीं पता है उन्हें परमिशन कहां से मिलेगी, इंडस्ट्रीज को नहीं पता है उनको कौन से एफिडेविट भरने हैं, कौन से फॉर्म भरने हैं। लेकिन शराब की दुकान के जैसे ही आदेश हुए, सुबह 10 बजे सारी दुकानों के शटर उठ गए। उसके लिए सरकार खुद संरक्षण दे रही थी, पुलिस वाले वहां पे खड़े होके शराब बिकवाने का काम कर रहे थे, वो लाइन को मैनेज करने का काम नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का काम नहीं कर रहे थे। आप सोचिए, जिन लोगों को इन 40 दिनों में लाठियां पड़ी होंगी, उनके दिल पे कल क्या बीता होगा जब हजारों आदमी लाइन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा था। उस समय आलोक जी बैठ के ये कह रहे थे कि साहब शराब तो बेचनी पड़ेगी, स्टेट का मुद्दा है, स्टेट का मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी ने क्यों लॉकडाउन किया था? प्रधानमंत्री जी के कहने पे हम अपने घरों में 40 दिन रहे। अब आप आज कह रहे हैं स्टेट का मुद्दा है, स्टेट को डिसाइड करना चाहिए था। जब स्टेट को ही डिसाइड करना था तो उस समय भी कह देते कि आप डिसाइड कर लीजिए आपको स्टेट बंद करना है कि नहीं करना है। तब तो स्टेट आपने बंद करा दिया। जब हम 17 मई तक घर में बैठ गया, कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर चुके थे, उसके बीच आज अचानक हम निर्णय बदल रहे होंगे, तब जब हम लगातार नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कहां पे समस्या है। ओके रोहित, नोटेड। फिर ब्रिजेश जी, मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से फिर वही राजनीति की तरफ आप कहेंगे कि हम लोग ले गए, जिस तरीके से कल शराब की दुकानें खोली गई, तो अकेले वाहिद लखनऊ में 6 करोड़ रुपए की शराब बिकी। तो जो टैक्स आ रहा है, जो रेवेन्यू आपको आ रहा है, मैं मान रही हूँ कि इस वक्त हर जो प्रदेश की सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इतना फंड जो दे रही हैं, जो गरीबों को मिल रहा है, मैं मान रही हूँ मदद हो रही है। लेकिन अगर आपको ये फंड रेस करना है, अगर आपको ये टैक्स रेस करना, आपको रेवेन्यू चाहिए, तो आप उद्योग की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? जो हमारे देश का इस टाइम PMI इंडेक्स है, जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे देश में जो कैसे होगा, क्योंकि लेबर तो लौट आए हैं सब जी। तो जो हमारा देखिए, जो हमारे देश का PMI इंडेक्स है वो इस टाइम 27% पे चला गया, जो अभी कुछ महीनों पहले 54 पर था। तो कहीं ना कहीं अगर हमें टैक्स लेना ही था तो हम अपने उद्योगों को क्यों ना हम एक सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स कर करके हम उनको स्टार्ट करने की सोचें। जो शराब को आपने करा, फिर वही आएगा कि आप जो है आप पॉलिटिकल बात कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। जिस तरीके से देखिए हजारों की तादाद में लोग टूट गए, तो अब आप ये जान रहे होंगे किस तरीके से संक्रमण ये फैला होगा, ये अभी तो पता नहीं चलेगा, ये 8 से 10 दिन के बाद पता चलेगा। तो जो कोरोना का जो एक ब्लास्ट होगा, जो एक संक्रमण का ब्लास्ट होगा, तो वो जो महामारी आएगी जो कल के वाकये के बाद, तो इससे कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं जो है हमारा प्रशासन निपटेगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी, इस परेशानी से कैसे निपटा जाए, विशेष तौर पर जो शराब की दुकानों पर हो रही है, और अब हम जब 33% स्ट्रेंथ के साथ उद्योग धंधे और निजी दफ्तर शुरू करने जा रहे हैं, वो भी रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट में, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? पुलिस के पास कोई मैकेनिज्म है इसको हैंडल करने का? ब्रजेश जी, हमारे बहुत से साथी कंफ्यूज कर रहे हैं लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। मैं कहता हूं लॉकडाउन लक्ष्य नहीं है, माध्यम है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो अब आर्थिक व्यवस्था को भी चलाए रखने के लिए जरूरी हो गया है कि जिस प्रकार कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ट्रैफिक चालान का अभियान चला था, उस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का एक कानून, एक अध्यादेश बना लिया जाए कि हर आदमी सोशल डिस्टेंसिंग करे, अन्यथा मौके पर ही उसको कुछ 1000 रुपए का फाइन या 1 दिन की जेल, इस तरह का जब कुछ प्रोविजन कठोर बन जाएगा, तब उसके बाद ये सोशल डिस्टेंसिंग लोग पालन करने लगेंगे। और बिना लॉकडाउन, जो हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना भी जरूरी है, ताकि ये गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति न पैदा हो जाए। अभी तक सरकार ने बहुत अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन करवा करके कम से कम कंट्रोल रखा है दूसरे देशों की तुलना में। लेकिन अब आगे धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना जरूरी होगा। अब दूसरी बात ये कहूंगा कि रोज लगभग 27,000 लोग मरते हैं अपने देश में नॉर्मल डेथ और अन्य बीमारियों से। अभी तक कोरोना से
पूरे देश में लगभग 1600 लोग मरे हैं और उस तुलना में अभी स्थिति बहुत अरे नियंत्रण कैसी में बात है। करते हैं, कोरोना और की तुलना इसके नॉर्मल लिए डेथ से सबको कैसी बात करते हैं शुक्ला जी? ओके डॉक्टर भूपेंद्र, मैं आपके पास भाई, नॉर्मल नहीं, ये कोरोना अन्य से मौत बीमारियों कोई से, सामान्य बात नहीं है। अन्य बीमारियों दुनिया के से। बाकी देश पागल थोड़ी ना है जो कोरोना से लड़ने के लिए सब माना कुछ कर रहे हैं। ऐसी क्या बात, मतलब हम लोग एक सीरियस डिस्कशन में। ऑल राइट डॉक्टर भूपेंद्र, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अब जब हम लॉकडाउन थोड़ा ईज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग है कि बट नेचुरल है कि ह्यूमन बीइंग है भाई, आदमी मानता नहीं है, चाहे शराब की दुकान हो या बाजार हो, क्या इससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने के चांसेस होंगे? अब देखिए, जो लॉकडाउन खुलेगा तो निश्चित रूप से इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा, लेकिन एक बात शायद जो WHO ने अपने वेबसाइट पर या कहिए कि हौले से बोला है, बहुत ज़्यादा चिल्ला करके नहीं बोला है, वो यह है कि अब हमारे नॉर्मल की डिफिनीशन बदलेगी। नियो नॉर्मल एक नया उन्होंने टर्म दिया है। Correct. इसको इस तरह से आप समझिए कि जैसे 1950-1960 में पंडित नेहरू जी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया था कि हम मलेरिया को मुक्त करेंगे, मच्छरों को देश से हटाएंगे। DDT का खूब छिड़काव हुआ, लेकिन 10 साल के बाद अंततः ये पता चला कि हम मच्छर को नहीं हटा सकते हैं। मान लीजिए कि हमें मच्छरों के साथ जीना है, बाहर रहिए तो मच्छरदानी लगाइए, घरों में रहिए तो आज आप ऑल आउट लगा रहे हैं, बच्चों को स्टिकर चिपका रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह हो सकता है कि धीरे धीरे आपको ये स्वीकार करना पड़े कि कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जहन में आ जाना चाहिए, हाथ धुलने की आदत हमारी विकसित हो जाना चाहिए। और एक और बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि ये भारत वर्सेज इंडिया की डिबेट है कोरोना का। कोरोना की वजह से जो भारत है, यानी जो कृषि व्यवस्था उसने सिद्ध किया है, यही एकमात्र स्थायी व्यवस्था है। रिवर्स माइग्रेशन आज देश में पहली बार शुरू हुआ है। और उसको संभाल भी भारत ही रहा है, बिल्कुल इंडिया नहीं संभाल। 53% लोग कहते हैं 18% GDP खाली कृषि की है। भैया 53% लोगों को संभाल रहा है, और आज कृषि व्यवस्था कैपेसिटी इतनी है कि 15% लोगों को और संभाल सकता है। भारत वर्सेज इंडिया है। ऑलराइट, डॉक्टर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मेरे साथ मौजूद हैं और आलोक अवस्थी जी। आचार्य जी, मैं पहला सवाल आपसे करता हूं कि वुहान से जब बच्चों को लाया गया तो एयर इंडिया उनको लेकर आया, पैसा MEA ने भरा। जब मजदूरों को लाया जा रहा है तो इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। अब वो राज्य सरकार वसूल ले, केंद्र सरकार वसूल ले, रेलवे वसूल ले, एंड ऑफ द डे ये पैसे किसने भरे? उस गरीब आदमी ने जो रोजी रोटी को मोहताज था, दाने दाने को मोहताज था, दूर कहीं गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र में फंसा हुआ था। तो ये सरकारों का नैतिक कर्तव्य है ना, चाहे वो राज्य हो, चाहे केंद्र हो, चाहे रेलवे हो। अंत में छला कौन गया? मजदूर छला गया, जिसके नाम पर सब पॉलिटिक्स करता है। देखिए ब्रजेश जी, नैतिक कर्तव्य नहीं है, उनका संवैधानिक दायित्व भी है। जब पेंडेमिक घोषित हो चुका है, आपदा है, तो उसमें मजदूरों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय कितना पैसा लग जाता? 100 करोड़, 125 करोड़, 200 करोड़, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? जब 1,70,000 करोड़ आपने दिया है तो उसमें और 150 करोड़ बढ़ा देते। ये फैसला गलत है। जब पहला फैसला हुआ था भारत की सरकार का, और ये लॉकडाउन का जो फैसला हुआ, हमने सबने अप्रिशिएट किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपनी वर्किंग दिखाई और उन्होंने ज़मीन पर काम किया, हम लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन जब सच सामने आ रहा, मेरठ के क्वारंटाइन सेंटर की हालत देखिएगा, आगरा के क्वारंटाइन सेंटर की हालत देखिएगा, हैं? आप जाइएगा मुरादाबाद, हैं? लोग जाने से डर रहे हैं। आपने जिला लेवल पे हर जिले के अंदर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छे किस्म में रन कर रहे हैं। उनसे कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कर रहे आप? हैं? आप ये कह रहे हैं कि साहब 50,000, 20,000 आदमी जो है वो पर डे मरता है, पता नहीं किसकी बीमारी मरता है। तो जब 50,000 आदमी रोज मरने लगेगा कोरोना से, तब आप क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? भगवान भरोसे छोड़ दिया है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस संजीदगी के साथ क्वारंटाइन से कोरोना से लड़ाई शुरू की थी सरकारों ने, वो लड़ाई दम तोड़ चुकी है। सरकार कंफ्यूज है, भटक गई है और भगवान भरोसे सबको छोड़ दिया है। और लटालोक अवस्थी जी, ये सब बेकार की बातें हैं कि आधा खोल दो, पूरा खोल दो, मंदा खोल दो, चौथाई खोल दो। क्या बात करते हैं आप? ये मलेरिया नहीं है, ये कोरोना है। मलेरिया नहीं है, मच्छर नहीं है, ये कोरोना है। मच्छर दिखाई देता है, कोरोना का जो वायरस है दिखाई नहीं देता। अधिकारियों का जो है अतिक्रमण नहीं करेंगे। देखिए, बात रेलवे के टिकट की आपने करी है। मेरे पास साथ साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सम स्पेशल ट्रेन बीइंग रन ओनली ऑन स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, यानी कि राज्य सरकारों के रिक्वेस्ट पे वो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, रेलवे ने उसको नहीं चलाया। नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन, साफ साफ राजज्ञा में लिखा हुआ है कि कोई लाइन का ऑर्डर क्यों नहीं पास किया? अरे आप सुन तो लीजिए, आपका भेद खुलने जा रहा है ना, आपका भेद खुलने जा रहा, सुन लीजिए। तो पहली बात, रेलवे ने कोई टिकट नहीं बेचा। क्या आप बेकार सुनना चाहिए, सुन लीजिए।
तो पहली बात तो जो पैसा लिया वो राज्य सरकारों ने वसूला अपने स्टेशन के ऊपर, और उसमें राजस्थान की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और केरल की सरकार, इन तीन इस पे आई है सरकारें, और रेलवे मिनिस्टर का इसमें बयान आ चुका है। किसी भी राज्य सरकार ने पैसा नहीं लिया बाकी राज्य सरकारों ने। तो ये तीनों कांग्रेस के शासित और समर्थित सरकारें हैं, वहां में पैसा क्यों लिया? उत्तर प्रदेश में तो कोई पैसा नहीं लिया किसी ट्रेन से, और 85% गुजरात की सरकार ने पैसा लिया है। गुजरात सरकार के ये सारे नियम कायदे मजदूर और गरीब गुजरात के भी तो आदमी पैसे लिए हैं। बिल्कुल नहीं लिया है गुजरात के स्टेट चीफ सेक्रेटरी का स्टेटमेंट नहीं है। है गुजरात सरकार ने गरीबों के पैसा। लिए है, गुजरात के राज्य मजदूरों के लिए है, चीफ सेक्रेटरी का लाइन का ऑर्डर स्टेटमेंट क्यों जारी नहीं किया? 85% सिंगल लाइन रुपया ऑर्डर केंद्र क्यों सरकार जारी ने नहीं दिया किया? है। भारत की 85% रेल भारत पैसा के केंद्र सरकार ने मजदूरों को जारी किया है। पहुंचाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कांग्रेस सरकार पहुंचाएगी। झूठ एक बोलती लाइन है। का ये उसके ऑर्डर बाद जारी सोनिया क्यों नहीं गांधी किया? कहती है कि मैं जो है पैसा दूंगी मजदूरों का, उसमें मजदूर आपकी भटकता सरकारों को रहेगा, तो आप रोक नहीं 15 पा तू रहे, देगा, 85 अपनी मैं दूंगा, सरकारों को आप 35 रोक नहीं तू पा रहे देगा। कि पैसा मत वसूलो, और सोनिया गांधी नाटक करती है बंद कहती कराइए रुपया मैं दूंगी मजदूरों का। ये किस तरह की राजनीति कर रही है? आलोक जी, हमारी और तुम्हारी सरकार का सवाल नहीं है, सवाल हमारे देश तो का भाई, है, सवाल बात हमारे देश राजनीति के में मजदूरों का, कौन वो से सब करिए हमारे आचार्य जी? कलेक्टिवली है। मेरी सोनिया तुम्हारी गांधी ने सरकार राजनीति करी है इसके कहाँ ऊपर, उन्होंने कहा रुपया कांग्रेस देगी। सिंगल लाइन ऑर्डर क्यों जारी नहीं तो किया? जो पैसा आपने राज्य 1,70,000 सरकार को नहीं देना था, करोड़ उन्होंने दिया क्यों था, दिया? लॉकडाउन का फैसला किया था, क्या सरकारों से पूछ के किया था? जब राज्य सरकारों को रुपया नहीं लेना था, उन्होंने क्यों रुपया लिया? मजदूरों को और सोनिया घल्लाने गांधी के लिए राजनीति आपको करती है, राज्य पर कहती सरकारों है कि की पैसा मदद कांग्रेस की देगी। जरूरत है। कांग्रेस कितना अरे पैसा आप तो दे कहते सकती थे है, 2 बता महीने दीजिए पहले आपको कि हम तो 5 ट्रिलियन की केंद्र सरकार ने इकोनॉमी जो होने जा रहे 85% हैं। रुपया अपना एक दिया, वो महीने भी में राज्य कंगाल होगी वसूला सरकार। आपसे। मजदूरों को लाने में सरकार कंगाल हो गई। रुपया जो केंद्र सरकार ने दिया, ऑल वो राइट, भी राज्य सरकार ने वसूल बहुत बहुत लिया है। शुक्रिया, बहुत बहुत टिकट धन्यवाद, तो इसलिए दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सबका भी धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करिए। ये बहुत कठिन वक्त है, उम्मीद है कि हम सब कोरोना की लड़ाई अच्छे से जीतेंगे, भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हमारे साथ कोरोना वायरस से ही जितना लड़ना है, हमें उतना ही भूख, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से भी लड़ना होगा आने वाले दिनों में, और हमें इसके लिए सामाजिक और आर्थिक तौर पर तैयार भी रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।